ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। फातिमा, क्लास स्टार्ट हो गई है। असल में लाइट चली गई थी बेटा, जनरेटर स्टार्ट हुआ था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। ठीक है, अच्छा अब मिल गया, रेडी करूं, शुरू करूं? ओके, एक जवाब दे दीजिए। आप लोग को आवाज आ रही है सबको अच्छे से? हाँ भाई, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? स्टार्ट करूं? चलें, अब आज मैं स्टार्ट करूंगा जैसा कि मैंने आप लोगों को मैसेज किया था कि पहले हाफ में हम स्टार्ट करेंगे। जवाब यार, चैट विंडो में किसी का जवाब नहीं आया, मैं क्या समझूं? चैट विंडो चल रही है? अरे यार तुमने यार, जज़ाकल्लाह। बस बेटा एक गिलास पानी। आवाज किसी की आया नहीं चैट में कोई जवाब? शुक्रिया। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों को मैंने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नोट्स दिए थे उसके मैंने कुछ कहा था कि सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब जरा सा एक चीज समझिए पहले, और आगे चलते हुए बात करूंगा। आज का जो टॉपिक का हमारा हिस्सा है, सबसे पहले आप लोग एक निकालिए, इसमें पेज नंबर 190 पे प्रॉब्लम नंबर 1 है, जो सॉल्व प्रॉब्लम है, वो निकालिए। सॉल्व इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आपको बोर्ड से सॉल्व करने की जरूरत ना रहे। तो सब लोग पेज नंबर जो मैंने हैंड आउट दिया था, फोटोकॉपीज का एक बंच जो वेबसाइट से एडवांस अकाउंटिंग में कहा था, निकालिए प्रॉब्लम नंबर 1 जिसके ऊपर लिखा हुआ है नेट इनकम, वह पेज नंबर 190। दिखाओ यार, सब लोगों ने निकाल लिया? जब निकाल लें तो जरा ओके का एक मैसेज डालिए ताकि मैं बात शुरू करूं। मिल गया पेज नंबर 190? अबे मुर्तजा, तुम्हारा जो है ना नेट अच्छा वाला ले लो, हैंग होता रहता है खाली। नालायक आदमी, जैसे खुद हैंग होता रहता है वैसी नेट भी रखा हुआ है सस्ता वाला। पता नहीं क्या करेगा, बैंक में जॉब करता है ये मुर्तजा, लेकिन ये आदमी जो है ना सही आदमी नहीं है। ये पार्डवन में भी ऐसे ही था ये नालायक सा। हाँ देखो, इसे कहते हैं ऑनलाइन बेइज्जती। क्लास में तो होती थी ना मुर्तजा, अब तुम्हारी ऑनलाइन भी हो रही है। चलो जल्दी जवाब दो, पेज नंबर 190 मिला? या मैं उसको फिर बोर्ड से कोई बात करूं लिखकर? कम ऑन, जल्दी जल्दी दो यार, इतना टाइम नहीं है। अवैस साहब का जवाब आ गया जी। और कोई? चलो फिर ठीक है, फातिमा का भी आ गया। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूं, आप सब लोगों का समझता हूं। तो पेज नंबर 190 पे याद कीजिए, लास्ट टाइम मैंने बात किया आप लोगों से कि कंपनी की सूरत में क्या चीज होती है? शेयर कैपिटल होता है। शेयर्स, आज एक और चीज छोटी सी सुन लो, शेयर्स दो तरह के होते हैं, ठीक है? एक होता है जिसको कहा जाता है ऑर्डिनरी शेयर, और दूसरा होता है जिसको कहा जाता है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है? यानी शेयर कैपिटल, आम बिजनेस में कैपिटल क्या होता है? ऑनर का लगाया हुआ पैसा कैपिटल। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कैपिटल को क्या नाम दे दिया? शेयर कैपिटल। अब मैं क्या कह रहा हूं कि याद रखना, शेयर कैपिटल कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। एक कौन सा होता है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। दूसरा कौन सा होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी नाम से है जाहिर, क्या ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? आम। हाँ, लेकिन खाने वाला नहीं जो आजकल मौसम में आ रहा है, आम, एन वाला आम। तो ऑर्डिनरी शेयर्स वो शेयर्स हैं जो आम शेयर्स होते हैं, ठीक है? अभी मजीद बताता हूं फिर। जबकि दूसरा नाम क्या लिखा है? प्रेफरेंस शेयर्स। सवाल आया कोई? सादिया, बड़ी हो जाओ लड़की, अभी तक तुम्हें नहीं मिला पेज नंबर? क्या नहीं मिला? नोट्स दिए है ना एडवांस अकाउंटिंग के। क्या करूं, देखो ये पेज है, ये प्रिंट आउट के लिए कहा था ना कि ये प्रिंट आउट ले लेना। ये देखो, ये पेज है,
किधर 190, ये देखो नजर आ रहा है 190 पेज पे ये सॉल्व प्रॉब्लम है। ये आपको कहा था ना यार कि आप लोग इसको नोट्स को डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिए। कोचिंग मत आइएगा लेने के लिए, कोचिंग में अभी कोई फोटोकॉपी वगैरह थोड़ी अवेलेबल है किस वक्त है। आपको लिंक दे दिया है, शुक्र है अल्लाह का। गंदी बच्ची हो तुम। अच्छा, तो क्या बता रहा था, हाँ, ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो देखो ऑर्डिनरी आम और प्रेफरेंस का वर्ड निकला है किससे, प्रिफेयर से। इसका क्या मतलब होता है, तरजीह देना। यानी एक चीज जो नीचे है वो ऑर्डिनरी और एक प्रेफरेंस। होता क्या था बेसिकली, जैसे कि तुम्हें अंदाजा होगा, पढ़ा होगा तुम लोगों ने आईटीबी में, कि जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जिसको कॉरपोरेशन भी बोलते हैं, इसका आगाज हुआ था कहां से, बर्तानिया से। क्योंकि सबसे पुरानी, अगर तुम्हें कोई पूछा जाए तुमसे कि सबसे पुरानी कंपनी कौन सी तुम्हारे जहन में आती है कोई कंपनी तुम्हारे जहन में जो बहुत पुरानी कंपनी हो जो तुमने सुनी है? और मैं दावे से कह सकता हूं कि आप लोगों ने, आपने सुनी हुई है नाम, लेकिन आप लोग मुझे बता सकते हैं सबसे पहले जो एक हमें सुनने को मिलती थी कौन सी कंपनी थी? जरा लिखिए जवाब चैट में, मैं पढ़ूं कौन सी कंपनी बता रहे हैं आप। ओहो शान, माशाल्लाह, खूब मसाले। मुर्तजा तो कुकिंग में आ जा बेटा, छोड़ ये सब चीज। शान मसाला, शान कौन सी कंपनी है जो बड़ी मशहूर है? और आईसीआई, ठीक है बस। और एक पता नहीं क्या भेज दिया उठा के कोई, तो मुर्तजा साहब शर्मिंदा हो रहा है यार, और कोई बात नहीं, मुर्तजा शर्मिंदगी के निशान है उसका, ठीक है। मैं बताता हूं, सबसे पुरानी कंपनी, अगर आपने नाम आपने सुना हुआ है, मैं दुनिया की किसी की बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा हूं, आपने नाम सुना है ईस्ट इंडिया कंपनी, सुना है ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम? कौन सी थी ईस्ट इंडिया कंपनी? जाओ जाके माशरती रूम खोलो 7वीं 8वीं क्लास की सोशल स्टडीज, उसमें जिक्र होता है कि मुगलों की हुकूमत खत्म करने के लिए कौन सी कंपनी आई थी यहाँ पे बड़े सगीर में, ईस्ट इंडिया कंपनी। बोलो सुना था या नहीं सुना था? यस सर, हाँ सुना है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये बरतानियाई की कंपनी थी ना जो सबसे पहले आई और आके उसने सारा काम किया। तो बरतानिया वगैरह में, जैसे आज हमारे यहाँ अभी भी है और बरतानिया में भी है, जैसे हमारे यहाँ ना जमींदार हैं, जागीरदार हैं, यानी एक छोटा लेवल है हम जैसे लोगों का, पसीना बहा रहे पढ़ा रहे हैं, और बड़े लोग हैं जागीरदार जमींदार जिन्होंने पसीना बहाना तो छोड़ो, एसी से नीचे नहीं है। तो उसी तरह से ये जो ऑर्डिनरी शेयर होता था वो आम लोगों के लिए होता था, और प्रेफरेंस शेयर जो होता था उसको तरजीह हासिल होती थी। ठीक है, ये एक सादा डेफिनेशन। लॉजिकल ये होता था कि प्रेफरेंस शेयर को बिजनेस में प्रॉफिट जो होता था, पहले प्रॉफिट प्रेफरेंस को मिलता था और फिर वो प्रॉफिट बच जाता था, वो किसको मिलता था? ऑर्डिनरी को। तो इस तरह से ज्यादातर, और दो तरह के शेयर मिलते थे दुनिया में, एक ऑर्डिनरी और एक प्रेफरेंस। और तफसील है इसकी, जरा सा भी आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे, अभी बेसिक पे बात करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ज्यादातर ये हुआ था असल में, जब हम 1984 में आए और आजाद हुए, आजाद तो हम 47 में हुए थे, लेकिन हमारा पहला जो कंपनी का था वो 84 में हुआ था। और 84 का 80 का वो एरा ज़ियाउल हक का दौर था। उस जमाने में बेसिकली हमारे यहाँ इस्लामी और मसावात का बड़ा था, इसीलिए हमने अफगानिस्तान के जहाज में घुसे थे कि जी अफगान जो है वो हमारे भाई हैं और ये हैं। खैर वो एक अलग बहस है, इधर रहता हूँ। तो उस जमाने में उन्होंने हमारे जब कंपनी ऑर्डिनेंस लाया तो हमारे मुल्क में मसावात की वजह से प्रेफरेंस शेयर को नहीं लाया गया और एक शेयर रखा गया। कौन सा शेयर? सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर। कहा कि नहीं जी हमारे यहाँ सिर्फ एक ही शेयर होगा पाकिस्तान में और वो ऑर्डिनरी शेयर है। अगरचा अब ये खत्म हो चुका है, अब कंपनी में ऑर्डिनरी शेयर भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं, लेकिन जैसे कि किसी जगह की रिवायत चल निकलती है तो हमारे यहाँ ज्यादातर ऑर्डिनरी शेयर सवालात, एग्जाम के सवालात, पेपर्स में इधर नजर आते हैं, लेकिन कभी भी आते हैं और आ सकते हैं, खास के एडवांस अकाउंटिंग में प्रेफरेंस शेयर के। तो इसलिए तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, दो बातें को बेसिक नॉलेज याद रखो, अभी बहुत लंबे चौड़े नहीं। एक बात, पहली बात, प्रेफरेंस शेयर और ऑर्डिनरी शेयर में फर्क। पहली बात, ऑर्डिनरी शेयर, अच्छा एक और चीज बल्कि पहले समझा दूं, अक्सर प्रेफरेंस शेयर के साथ ना तुम एक परसेंटेज लिखी हुई देखोगे। जहां प्रेफरेंस शेयर का जिक्र होगा उसके साथ एक परसेंट होगी, 5%, 6%, 8%, 10%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है, कुछ सवालात आए क्या? मसावात क्या होता है? मुर्तजा साहब मसावात क्या होता है यार? इतना कमजोर आदमी। मसावात कहते हैं बराबरी को, अरबी का लफ्ज है। इस्लाम में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई
मेरी तरह काला और गोरा नहीं होता, सब बराबर होते हैं, ये है मसावात। समझ में आई बात? तो प्रेफरेंस शेयर जो बता रहा था वो ये था कि इसमें अक्सर परसेंटेज देखो। अच्छा, परसेंटेज का क्या मतलब? जैसा कि मैंने कहा कि पहले प्रॉफिट किसको मिलता था? प्रेफरेंस शेयर को। फिर प्रॉफिट किसको मिलेगा बिजनेस का? ऑर्डिनरी। और फिक्स है कि प्रेफरेंस शेयर वाले को प्रॉफिट कितना मिलेगा? 5%, जबकि फिक्स है कि इनको 5% मिलेगा प्रॉफिट। लेकिन याद रखना, वो नहीं, क्या कहते हैं, लोन नहीं है, प्रॉफिट होगा तो उस पर 5% मिलेगा। ऑर्डिनरी शेयर का कोई रेट फिक्स नहीं है, हो सकता है उनको 2% मिले, 3% मिले, 5% मिले, या हो सकता है उनको 5 से ज्यादा मिल जाए, 10% मिल जाए, 20% मिल जाए, जितना कमी का। लेकिन पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। ठीक है, तो जब भी कभी आए तो पहले इस लम्हे, अभी इनिशियल लेवल पे ये दो बातें तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बुनियादी फर्क, प्रेफरेंस शेयर में प्रॉफिट का रेट होता है और पहले प्रेफरेंस शेयर को प्रॉफिट मिलता है, बाद में ऑर्डिनरी शेयर को मिलता है। तो इसलिए हमें ये बातें याद रखनी है। ठीक, अच्छा, इसके बाद मैंने समझाया था शेयर कैपिटल के बाद, याद करो क्या सिखाया था? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या था? कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट है जिस अकाउंट में रखा जाएगा उसको कहा जाएगा, वो क्या है? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग से निकालकर प्रॉफिट बांटने को क्या नाम दिया गया था? डिविडेंड। और डिविडेंड कितनी तरह के थे? एक कैश डिविडेंड और दूसरा कौन सा डिविडेंड? स्टॉक डिविडेंड। इसी के बाद तीसरी चीज क्या पढ़ाई थी? रिजर्व्स। तो ये तीनों चीजों को लेकर तुमने अब एक चीज समझनी है कि किस तरह से। तो अब वो प्रॉब्लम पे आओ, पेज नंबर 190 के प्रॉब्लम नंबर 1 पे आओ। देखो ये छोटा सा प्रॉब्लम, ये सवाल कभी कभी अलग से भी आता है और ये सवाल हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुकम्मल आएगा। चलूं आगे क्वेश्चन की तरफ। सबको समझ में आ गया? उर्दू नहीं कमजोर है मुर्जा, दिमाग कमजोर है। दिमाग के लिए बादाम खाओ। कोई और सवाल है किसी का तो मुझे बताओ पहले, शाबाश। ओके, तो अब जरा देखो, अब जरा समझना, और अगर हो सके तो अपने हाथ में पेन पेंसिल लेके बैठो, ठीक है? क्योंकि मैं एक सवाल के जरिए से कई सवालात की चीजें बता रहा हूं, ठीक है? कागज और पेंसिल उठा लो और सुनते जाओ। इन द बुक्स ऑफ बुखारी लिमिटेड द रिटेन अर्निंग अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस 6 लाख रुपए। अब जब ये बात हुई इन द बुक्स ऑफ बुखारी लिमिटेड, अब बुक्स का क्या मतलब है? अब यहां पे 3 तरह से बात करेंगे। एक ही बात, बुक्स, अकाउंटिंग की बुक्स। और जब अकाउंटिंग की बुक्स बोलें तो याद रखो कि ये बुक्स में जर्नल एंट्री बनी होगी, जर्नल लेजर बना होगा, और हमारे सामने बुक्स में क्या चीज मौजूद होगी? हमारे पास मौजूद है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस किसी के लिए भी कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए। ट्रायल बैलेंस में आपको पता है डेबिट साइड होते थे, क्रेडिट साइड होते थे, और सारे टाइटल ऑफ अकाउंट जिसमें कैश, बिल्डिंग, ये वो सब कुछ, उन तमाम में जहां पर सारी चीजें होंगी अभी जो सेक्शन में, तो एक चीज होगी जैसे शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी भी हो सकता है और प्रेफरेंस भी हो सकता है। जब तक प्रेफरेंस नहीं आ रहा, मैं अभी ऑर्डिनरी की बात करता हूं, समझ लो कि ये कौन सा शेयर? ऑर्डिनरी। अब इसका बैलेंस फर्स्ट करो दिया हुआ है 10 लाख रुपए। इसी के नीचे लिखा हुआ होगा एक रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग का, जैसा कि अभी सवाल में कह रहा है कितना बैलेंस है रिटेन अर्निंग का, तो कह रहा है रिटेन अर्निंग का 6 लाख का क्रेडिट बैलेंस। अब रिटेन अर्निंग के 6 लाख के क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब यह हुआ कि जिस तारीख को बता रहे हैं उस तारीख को कंपनी के अकाउंट में प्रॉफिट मौजूद है, कितने का? 6 लाख का। याद रखना, रिटेन अर्निंग का कभी क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और कभी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब है कि कंपनी को पाजी में क्या हुआ है? प्रॉफिट। लेकिन अगर डेबिट बैलेंस होता तो इसका क्या मतलब होता है? कि कंपनी को पास्ट में, अरे यार सादिया आवाज आ रही है, और ऊपर लगा लेता हूं यार माइक को। ठीक है, और ऊपर लगा लेता हूं माइक। अब सही है, शायद रुक जाए माइक यार। तो अब आवाज आ रही है सही सादिया? यस सर, जज़ाकल्लाह। ठीक है, अल्लाह ही अजर देगा। तो 6 लाख का प्रॉफिट है, तो क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट और डेबिट बैलेंस है तो लॉस। ये बात याद रखिए। अब आगे चलिए,
इसके आगे लिखता है द एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी फॉर द ईयर शो नेट इनकम 11 लाख। अब रुक जाइए, क्या समझ में आया एक्सपेंस है रेवेन्यू समरी? तो याद कीजिए, मैंने बताया था, शायद आप ही लोगों को बताया था कि 3 अकाउंट का नाम याद रखिएगा जो क्लोजिंग के वक्त इस्तेमाल होते हैं। कौन से 3 अकाउंट? मैंने कहा था प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, इनकम और लॉस समरी। ये तीनों अकाउंट याद करो क्लोजिंग एंट्री में इस्तेमाल होते थे बिजनेस के रेवेन्यू को और एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए, ताकि बिजनेस। तो अब ये जब ये कह रहा है कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का अकाउंट शो कर रहा है नेट इनकम, नेट इनकम के आगे बल्कि अपने नोट्स में ही ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिट। जहां नेट इनकम लिखा है ना तीसरी लाइन में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो तुमको बताएं कि नेट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी नेट इनकम शो कर रही है। वो सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि अगर याद करो क्लोजिंग एंट्री कैसे बनाते थे, क्लोजिंग एंट्री बनाते थे कि एक दफा हम क्या डेबिट करते थे, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, और तमाम एक्सपेंसेस ऑल एक्सपेंसेस के अकाउंट क्रेडिट करते थे। यानी ये डेबिट की फिगर आती थी और ये सारे क्रेडिट हो जाते थे। और दूसरी एंट्री में तमाम रेवेन्यूज डेबिट होते थे और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट होती थी। तो अब यहाँ पे सारे डेबिट में आ जाते थे। क्रेडिट नजर आ रहा है और ये डेबिट। अगर फर्स्ट करो क्रेडिट 10,000 है और डेबिट 15,000 है, तो हम क्या कहेंगे, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में रेवेन्यू साइड एक्सपेंस से ज्यादा है, तो कहा जाएगा कि जी 5,000 का इनका क्रेडिट बैलेंस है या 5,000 का इसमें मौजूद है क्या, नेट इनकम। बोलो, ये पॉइंट समझ में आया? तो इस वक्त जब वो कह रहे हैं क्या कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में क्रेडिट बैलेंस है कितना, 11 लाख, तो इसका मतलब है कि जो इन्होंने रेवेन्यू को और एक्सपेंस को क्लोज किया, उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया या एक्सपेंस में क्रेडिट साइड का ज्यादा बैलेंस आ गया, वो कितना आ गया, 11 लाख। मुझे जवाब चाहिए यहां पे, ताकि मैं इस बात को मजीद बताऊं या समझ में आ रही है बात? शाबाश, जल्दी से 1-2 लाइन। मुर्जा, इसको दोबारा सुन लेना, अभी जब रिकॉर्ड आएगा। लाइट चली गई थी, मैं बता रहा हूं, यहाँ भी लाइट नहीं है, जनरेटर में चल रहा है। सुनो, क्या बता रहा था? हाँ, तो क्रेडिट बैलेंस पे आ गया प्रॉफिट है। अच्छा, यहां तक आगे पढ़ लिया, तो अब आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट, रिटेन अर्निंग का क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब पिछले सालों का प्रॉफिट है, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के क्रेडिट ऑन बैलेंस का मतलब इस साल का प्रॉफिट। ठीक है, और आगे वो लिख रहे हैं विच इज ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग अकाउंट। क्या मतलब हुआ कि ये जो इस दफा कमाया है इसको भी ले जाके कहां रखना है, रिटेन अर्निंग में। क्योंकि रिटेन अर्निंग बताया था एक ऐसा अकाउंट है, कंपनी प्रॉफिट कमाती जाती है, डब्बे में डालती जाती है, एक डब्बा है, प्रॉफिट कमाती जाएगी और उस डब्बे में डालती जाएगी। तो सीधी सी बात है, रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट रख रहे हैं। अब ये आगे चल के भी देखोगे हमें इसकी एंट्री बनानी है, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा आगे पढ़ लूं, उसके बाद ले चलता हूं। फिर कहता है द डायरेक्टर डिसाइड एज। अच्छा, अब डायरेक्टर्स कौन होते हैं? अब तुम लोगों को ये बात पार्ट 1 से पता होनी चाहिए कि कंपनी को चलाने वाली मैनेजमेंट होती है जो रन करती है कारोबार, लेकिन बिजनेस को ओन करने वाले कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। ये शेयर होल्डर्स अपने शेयर की वजह से मुंतखब करते हैं वो लोग जो कंपनी को एज अ डायरेक्टर बन के चलाएंगे। यानी शेयर होल्डर में आप भी शेयर होल्डर हैं, मैं भी शेयर होल्डर हूं। ये यहाँ पे जितने शेयर होल्डर हैं उसमें से अब हर आदमी नहीं चलाएगा, हम में से इलेक्शन होंगे, वोट डाले जाएंगे, और जिसके पास ज्यादा वोट होंगे वो अपने हिसाब से जिसको चाहेंगे वो अब कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर मुंतखब कर लेंगे, और वो डायरेक्टर वो होगा जो कंपनी को चलाएगा। समझ गए? ये शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन उसके बाद वो डायरेक्टर चलाने से मुराद वो डायरेक्टर मैनेजमेंट को हायर करेगा, नीचे के लोग हायर करेगा और वो बिजनेस को चलाएगा। तो होता ये है कि जब प्रॉफिट आ जाता है साल के आखिर में, जब प्रॉफिट और लॉस आ जाता है, तो यही जो मेन डायरेक्टर्स हैं ये अपनी तमाम रिपोर्ट ले जाके एक मीटिंग होती है जिसमें सारे शेयर होल्डर इकट्ठे होते हैं
और उस मीटिंग में वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, कारकर्दगी बताते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट कमाया और हमारा फ्यूचर का प्लान ये है, इतना हमारे पास रिटेन अर्निंग में था, इतना हमने और कमा लिया, अब हम फैसला समझते हैं इतना हम बांट देंगे और इतना हम फ्यूचर में अपनी ग्रोथ के लिए रखेंगे। याद है ना रिजर्व क्या बताया था कि रिजर्व दरअसल कंपनी की सेविंग है। जो कंपनी आगे बढ़ना चाहती है वो सारा प्रॉफिट नहीं बांटती, वो अपना प्रॉफिट अपने ही पास लगा लेती है ताकि मजीद बिजनेस को चला सके। तो यही वाली बात के लिए ये लाइन होती है कि डायरेक्टर ने कमाने के बाद क्या डिसाइड किया। अब अगर मैं यहां पर एंट्री से बात शुरू करूं, ये मैं साफ कर रहा हूं इसी जगह से, ये बनी हुई है, एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको जरा समझने के लिए वहां पर जो मैं बातें बताऊं वो लिखना। देखो सवाल के अंदर पहला रिक्वायर्ड पढ़ो, रिक्वायर्ड क्या कह रहा है, गिव एंट्रीज जर्नल ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ अबव ट्रांजैक्शन। तो अभी 3 ट्रांजैक्शन तो मैंने नहीं पढ़ी नीचे वाली डायरेक्टर डिसाइड, मगर मैं पहली ट्रांजैक्शन पढ़ चुका हूं। कौन सी ट्रांजैक्शन, जिसमें प्रॉफिट को ट्रांसफर करना था। तो इसकी हमेशा पहली एंट्री ये होगी, क्या, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, ये पूरा लिख लेना, अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। कितने से कितना प्रॉफिट था, 11 लाख रुपए। तो इसको आप अगर लाख में लिखना चाहें तो ऐसे 11 लाख लिख सकते हैं, ठीक है, और मिलियन में लिखना चाहें तो इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1.1 मिलियन, ठीक है। आगे चल के अगर अभी मिलियन और लाख का मसला है तो क्या लिखा हुआ भाई, सादिया, तो यहां पे क्या समझा दूं। तो पहली ये एंट्री किस चीज की, बिजनेस में ट्रांसफर करने की। नरेशन आप लिखना चाहें तो इसके नीचे लिख दें, वहां लिखा हुआ बल्कि नरेशन, तो टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। यानी क्या हुआ कि रिटेन अर्निंग जो कि एक पहले से बैलेंस मौजूद था, उसमें कितना बैलेंस मौजूद था, उसमें पहले से बैलेंस मौजूद था क्रेडिट साइड पे 6 लाख, इसमें से मजीद प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ। कितना ट्रांसफर हुआ, 11 लाख। अब बताइए जरा टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, 6 लाख पहले था, 11 लाख अब गया, कितना प्रॉफिट हो गया, जवाब लिखिएगा जल्दी से। हाँ भाई क्या हुआ, जवाब किसी का नहीं आया, 17 लाख। मुर्जा साहब, अल्लाह का शुक्र मुर्जा, चल शाबाश। सादिया तुम्हें समझ में आया बेटा, और अवैस, ठीक है। तो अब 17 लाख का प्रॉफिट को क्या करने का फैसला करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है। कौन फैसला करेगा, डायरेक्टर फैसला करेंगे। अब पढ़ो नीचे वाला पॉइंट, डायरेक्टर डिसाइड। अब डायरेक्टर क्या डिसाइड करते हैं, सबसे पहले डायरेक्टर डिसाइड करते हैं टू डिक्लेयर अ कैश डिविडेंड 5 लाख। यानी डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया कि अब जो प्रॉफिट का टोटल फिगर 17 लाख हो गया है, इसमें से 5 लाख रुपए हम बांट देंगे, किस नाम पर, कैश डिविडेंड। अब याद रखना अभी बांटा नहीं जा रहा है, हमेशा डिविडेंड से रिलेटेड 2 एंट्री है, एक डिक्लेयर करने की और दूसरी पे करने की। याद रहेगी 2 एंट्री मैंने लिखवाई है, एक डिक्लेयर करने की और पे। अभी पेमेंट का जिक्र नहीं हो रहा, आज डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी, मैं बनाऊं अलग अलग, एक एंट्री ये बनेगी। अब रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, कितने से डिसाइड किया उन्होंने, 5 लाख। तो आप 5 लाख से ये एंट्री बना देंगे 5 लाख रुपीज से। नरेशन क्या होगी अगर बात हो तो भाई सीधी सी बात है, टू रिकॉर्ड डिक्लेरेशन ऑफ कैश डिविडेंड। क्या मतलब कि कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड किया 5 लाख रुपए हम बांटेंगे कैश डिविडेंड की सूरत में। अच्छा जी, अब कैश डिविडेंड की सूरत में बांटने का फैसला किया। अब यहां पे जरा समझो, आज बड़ा सादा सा था, क्या, कैश डिविडेंड 5 लाख की फिगर गिवन थी। बाज औकात 5 लाख की फिगर गिवन नहीं होती, ठीक है। अब वो कैसे होता है, बाज दफा यूं होगा कि तुम्हें, अब याद रखना इस वक्त डिस्कशन में मेरे पास प्रेफरेंस शेयर की मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, अभी हम सिर्फ किसकी डिस्कशन कर रहे हैं, ऑर्डिनरी शेयर की।
बाज दफा डिविडेंड कैसे कैसे देगा, ये सारा आप एक दफा में सुनो। शेयर कैपिटल में तुम्हें ऑर्डिनरी शेयर बताया, फर्ज कर लो तुम्हें बताया कि जी 1,00,000 शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स, और एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 10 लाख। याद रहे 10 लाख का मतलब 1,00,000 क्या है, 1,00,000 है नंबर ऑफ शेयर, 10 लाख क्या है, 10 लाख है इस कंपनी का शेयर कैपिटल। ठीक है, अब डिविडेंड, कैश डिविडेंड के बारे में बताने का एक तरीका तो ये था कि उन्होंने बता दिया क्या, कि जी ₹5 लाख का डिविडेंड है, आपने फौरन 5 लाख लिखा, एंट्री बना ली। लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि आपको 5 लाख की फिगर गिवन नहीं होगी, बल्कि क्या लिख के देंगे, लिख के देंगे इस तरह से, कैश डिविडेंड एट द रेट ₹5 पर शेयर। अब जरा गौर से देखना क्या लिखा उन्होंने, कि डिविडेंड मिलेगा ₹5 का हर शेयर पर। क्या मतलब, अब एक शेयर पर, तो देखो कितने नंबर ऑफ शेयर थे, 1,00,000, तो अगर 1,00,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही फिगर आ जाएगी 5 लाख। तो इस तरह से भी आने वाले सवालात में हमसे डिस्कशन होगी कि कितने ने पूरा नंबर एक साथ दे दिया, या आपको पर शेयर से बता दिया कि एक, उसके लिए जरूर होगा सवाल में 1,00,000 नंबर ऑफ शेयर। हो सकता है आपको सर इसमें तो दिया ही हुआ नहीं है, तो भाई सवाल इसमें जरूरत नहीं थी, नहीं दिया, लेकिन आगे जाओगे वहां ये वाला अंदाज जब होगा तो लाजमी तुम्हें सवाल के अंदर क्या गिवन होगा, नंबर ऑफ शेयर और शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर उठाओ, मल्टीप्लाई करो, निकाल लो। ठीक, दूसरा तरीका सुनो, तो एक तो ये पहला तरीका हो गया, ये दूसरा, बल्कि यूं कह लेते हैं तीसरा तरीका सुनो। यही कैश डिविडेंड वो बजाय आपको पर शेयर बताने के कहने लगे एट द रेट 5%, 5% देंगे। अच्छा, अब लिखा हुआ नहीं है लेकिन अंडरस्टूड होना चाहिए, 5% किसका देंगे, शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल, अब नंबर ऑफ शेयर नहीं, अमाउंट कितनी थी, 10 लाख। तो इसी 10 लाख का अगर तुम 5% ले लो तो देखो वो शायद बन जाएगा कितना, 5 लाख, बल्कि नहीं 5% नहीं बोलेगा, फिर 50% बोलेगा, थोड़ा सा ऐसी मैंने हिसाब लगाया, 10 लाख था ना, तो 10 लाख का 50%, 10 लाख का 50% लेके देख लो कितना बनेगा, 5 लाख बनेगा। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं कैश डिविडेंड, और अगर कल को स्टॉक डिविडेंड आ जाए उसके। बोलो समझ में आई बात, जवाब दो मुझे चैट में ताकि मैं आगे चलूं। ठीक है, शाबाश, हारिस को आ गया। तो हमेशा याद रहेगा कि अगर कभी भी कैश डिविडेंड आ जाए तो एंट्री याद रहेगी कि अच्छा ये एंट्री है। अब ये एंट्री को भी लॉजिकल समझ लो, रिटेन अर्निंग डेबिट क्यों हो रहा है, रिटेन अर्निंग की नेचर क्या है, रिटेन अर्निंग असल में ऑनर का अकाउंट है, कैपिटल, कैपिटल डिक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट। तो रिटेन अर्निंग से प्रॉफिट निकाला जा रहा है तो डेबिट, यानी ये रिटेन अर्निंग 5 लाख से अब डेबिट हो जाएगा। किस वजह से, शॉर्ट में लिख रहा हूं, सीडी, यानी कैश डिविडेंड की वजह से। ठीक है, चलो आगे। और यही कैश डिविडेंड अभी सिर्फ डिक्लेयर हो रहा है, पे होगा तो उसकी भी एंट्री होती है, ठीक है ना, वो भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन मजीद अभी डिस्कस करूंगा। अब आगे चलो, दूसरा कहता है टू एस्टैब्लिश अ रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन ऑफ 2 लाख। अब ये क्या हुआ, कंपनी ने क्या फैसला किया कि भाई हमारा तो चल रहा है जो काम चल रहा है, अब लेकिन हम अपना जो बिजनेस है, जो प्लांट है बिजनेस का, उसको हम क्या करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए हम चाह रहे हैं कि प्रॉफिट में से 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दें। अब उसकी क्या एंट्री होगी, उसकी एंट्री ये होगी कि फिर ये रिटेन अर्निंग का अकाउंट डेबिट, और लिखवाया था एनी टाइप ऑफ रिजर्व, तो इसको लिखा जाएगा रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन क्रेडिट। कितने से जनाब, 2 लाख रुपए से।
अब ये 2 लाख रुपए से प्लांट को एक्सपेंड, यानी क्या मतलब कि उनके पास 6 लाख और 11 लाख, कितने का प्रॉफिट था? 17 लाख का। कितना बांट देंगे? 5 लाख। तो 17 में से 5 बांट देंगे तो 12 लाख बच जाएगा ना। तो डायरेक्टर्स ने लोगों से मुराद शेयर होल्डर को बताना है कि यार देख 17 लाख में से 5 लाख बांट रहे। हो सकता है ना शेयर होल्डर पूछे कि भाई 17 लाख का प्रॉफिट पड़ा है, तुम हमको सिर्फ 5 लाख मटर खा रहे हो, बाकी का क्या करोगे? तो डायरेक्टर समझा रहे हैं उनको कि यार इस 5 लाख में से 2 लाख हम अपने सेव करके रखना चाहते हैं कि फ्यूचर में अपने प्लांट को क्या कर सके, बढ़ा सके, एक्सपेंड कर सके। इसके लिए एक सेविंग है, रिजर्व्स फॉर प्लांट एक्सपेंशन। ठीक, आगे चलो, फिर मैं पूछूंगा कि समझ में आया है नहीं। फिर तीसरा पॉइंट, टू एप्रोप्रिएट 1 लाख टू द रिजर्व्स फॉर सिंकिंग फंड एंड ₹90,000 टू द रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज। अब जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, मुझे याद है, पता नहीं अब तुम लोगों को समझ में कितना है, कि एक रिजर्व्स होते हैं। तो रिजर्व्स के खास एक होता है, मतलब रिजर्व्स के 2 हिस्से हो सकते हैं। एक होता है रिजर्व जो कहलाता है जनरल रिजर्व और दूसरा कहलाता है स्पेशल रिजर्व। हर रिजर्व्स का अपना अपना मकसद होता है। अब प्लांट एक्सपेंशन समझ में आया? इसी के आगे लिखा है सिंकिंग फंड अकाउंट। इस नोट्स में लिखे हुए भी हैं, वैसे और आसान लफ्जों में समझा देता हूं, लेकिन पढ़ भी लेना। सिंक कहते हैं डूब जाने को, सिंकिंग फंड। असल में बेटा बिजनेसेस में जब कोई एसेट लगाया जाता है ना, तो वो पैसा एक तरह से सिंक हो जाता है, डूब जाता है। लेकिन कोई भी पैसा या एसेट किसी में लगा, वो बिजनेस को रेवेन्यू कमा के देता है। मगर कुछ अरसे के बाद बिजनेस को दोबारा जरूरत होती है एक एसेट की। जैसे मिसाल के तौर पे टेक्नोलॉजी की मिसाल लो, खास के बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजिकल कंपनियां हैं, एडवांस कंपनी, हर ये जो मोबाइल फोन वगैरह हैं, ये क्या हो रहे हैं, हर 2 से 3 साल के बाद क्या हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, पुराने हो जा रहे हैं। तो नए मोबाइल फोन बनाने, नई चीजें बनानी है। अब उनको बनाने के लिए भी तो मशीनें नई चाहिए, उनको करने के लिए भी तो नया चाहिए। मिसाल के तौर पे आज से पहले जब इंटरनेट का 4G था, और 4G से पहले ले लो जो एज था, तो जो ट्रांसमीटर के जो एज के टावर लगाए हुए थे उन्होंने, एंटीना फेंकी, ये फेंकेंगे, एज देंगे। जब 4G आया तो वो सारे बेकार हो गए। फिर अब 4G के बाद 5G आएगा, तो जो 4G की जितनी चीजें वो सब बेकार हो जाएंगी। तो हालांकि वो एसेट्स थे, लेकिन वो अब क्या है, एक अरसे के बाद वो डूब के खत्म हो जाएंगे। हमें नए एसेट की जरूरत होगी। तो नए एसेट के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कहां से आ रहा है? जो कमा रहे हो। जो कमा रहे हो वो कहां पड़ा है? रिटेन अर्निंग में। और रिटेन अर्निंग में अगर पड़ा है तो लोग बोले डिविडेंड दो, डिविडेंड दो। हम करेंगे भाई डिविडेंड नहीं देंगे, हम उस डिविडेंड का एक हिस्सा सिंकिंग फंड के नाम से रख ले रहे हैं, ताकि कल को हमें जरूरत पड़ेगी नए एसेट खरीदने की, तो हम अपने प्रॉफिट को इस्तेमाल कर सकें। बोलो समझ में आई बात? तो होना यही है, जितने भी रिजर्व्स हैं एक साथ बनाओ, अलग बनाओ। बात यह है कि तुमने रिटेन अर्निंग को क्या करना है, डेबिट करना है। और जो रिजर्व्स है, अब जैसा कि रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड है, अब इसको उठा के क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कितने से कह रहा था? 1 लाख से। इसी जगह पे अगर देखो तो एक कंटीजेंसीज है, तो लिखो रिजर्व्स फॉर कंटीजेंसीज। क्या मतलब होता है कंटीजेंसीज का? कितने का था? 90,000। तो टोटल कितना हो गया? 1,90,000। अब ये सारी एंट्री चाहो तो अलग अलग बना दो, या इन सब को एक साथ कंपाउंड करके भी बना सकते हो। जैसा कि देखो सोल्यूशन में सारी एंट्री एक साथ कंपाउंड करके उन्होंने बना के दिखाई है तुम्हें। आई बात समझ में? तो क्या बात समझ में आई कि अच्छा कंटीजेंसीज क्या था, बताया था। कंटीजेंसीज कहते हैं मे बी नॉट को। क्या मतलब मे बी नॉट? के कोई खर्चा होगा या नहीं होगा। अब इसकी मिसाल मैं आप लोगों को पहले भी दे चुका, लेकिन समझ लिए कंटीजेंसीज की। जैसे मोबाइल फोन के अंदर आपने देखा होगा एक्सपीरिया आया था मोबाइल फोन। जब एक्सपीरिया, सोनी का एक्सपीरिया आया था, तो उसने वाटर प्रूफ होने का बड़ा कहा था कि वाटर प्रूफ मोबाइल है, फोन है। सोनी वालों को इस बात को उन्होंने वाटर प्रूफ कह दिया, और उन्होंने पानी के अंदर डाल के भी दिखा दिया। याद होगा एक बड़ा मशहूर ऐड चला था जिसमें एक वो गोल्ड फिश होती है, उसमें छोटे से एक्वेरियम में जो जार होता है, उसमें मोबाइल डाल के दिखाया कि देखें जी सोनी जो एक्सपीरिया है उसको कुछ नहीं होता पानी में। लेकिन उसका सोनी कंपनी को नुकसान ये हुआ कि लोगों ने वो मोबाइल फोन लेकर स्कूबा डाइविंग में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सोनी मोबाइल को लेकर वो समुद्र के किनारे जाना शुरू हो गए। अब देखो सोनी एक्सपीरिया में उन्होंने बनाया था, लेकिन उसको बनाया था नॉर्मल वाटर रेजिस्टेंस बनाया था।
हुआ क्या कि जब वो समुद्र के किनारे गया तो समुद्र का पानी नमकीन था, उसने जनाब उसकी सील को फाड़ दिया। इसी तरह स्कूबा डाइविंग समझते हो, समुद्र के अंदर जाके मूवी बनाना या समुद्र के, वो स्कूबा डाइविंग का इस्तेमाल किया। तो भाई जब समुद्र के अंदर जाते हैं वहां पानी का प्रेशर अलग होता है, तो फिर वो उसकी जो सील थी वो फट गई। तो सोनी कंपनी को बहुत सारे क्लेम आएंगे, जी हम तो पानी में लेके गए, हमारा मोबाइल फोन जो है ना वो खराब हो गया, लाइए हमें आपने वारंटी दी थी कि दोबारा मोबाइल फोन देंगे, दूसरा खराब हो जाएगा तो हमें सही करके दे या दूसरा मोबाइल फोन दे। तो जनाब सोनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। देखिएगा अब सोनी एक्सपीरिया कामयाब भी नहीं हुआ और अब ये गारंटी भी नहीं दे रहा, वारंटी भी नहीं दे रहा कि हम दोबारा से जो है ना मतलब वाटर रेजिस्टेंस है। तो मकसद ये कहने का कि ये ऐसी चीजें होती हैं कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वारंटी देती है, लेकिन बाज़ औक़ात किसी खामी की वजह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्लेम आ जाए तो उनका नुकसान होता है। और इसी तरह कभी कोई कोर्ट में केस चल रहा हो उसका नुकसान। तो उस तरह की कंडीशंस को कंटीजेंसीज कहते हैं, जिसका मतलब होता है मे बी नॉट। ठीक है, तो ये पहले इसमें आपने एक एंट्री सीखी। इसी के बराबर में अब अगर मैं टी अकाउंट में देखो तो टी अकाउंट, अब मैं बना नहीं रहा हूं टी अकाउंट, देखो बराबर में नीचे टी अकाउंट बना हुआ मौजूद है तुम्हारे पास, ठीक है ना। लेकिन जो असल चीज में समझाना है कि अब यही सारा सोच, यही सारी चीजें जो तुम्हारे पास अब इस्तेमाल होनी है वो क्या होनी है। यानी देखो याद रहे ये सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, ये सब चीजें लिंक करेंगी जाके किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक है। इसमें तुमसे बनाने को कहा जाएगा एक अदद क्या, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में यही चीज जो मैंने अभी तुम्हें पढ़ाई, इसको एक स्टेटमेंट के शेप में बनानी है। कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मेट क्या होगा। सबसे पहले लिखा जाएगा, फॉर्मेट समझ लो, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस कितना था। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस 6 लाख जो शुरू में था, इसमें प्लस कर दिया जाएगा बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट था, 11 लाख। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, इन दोनों को बैठ गया 17 लाख। अब इस 17 लाख को कहा कि ये टोटल हो गया। कैसे बांटा, सबसे पहले आप जो चीज बांटी गई उसको यहां से माइनस कर दो। सबसे पहले इसको पता है माइनस करते हुए हेडिंग अगर कभी बनाना चाहो तो बना लेते हैं, कहते हैं इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन एंड रिजर्व्स। एप्रोप्रिएशन कहते हैं किसी चीज को तकसीम करने को, बांटने को, एप्रोप्रिएट करना, मखसूस करने को। तो यहां पर आप पहले लिख सकते हैं कि कितना बांटा जनाब, कैश डिविडेंड कितना 5 लाख। कितना बांटा, रिजर्व्स फॉर, कितना मखसूस कर दिया, रिजर्व्स फॉर प्लांट एक्सपेंशन के लिए जनाब मखसूस कर दिया 2 लाख। कितना कर दिया जनाब, रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड, तो सिंकिंग फंड के लिए जनाब हमने कर दिया 1 लाख। कितना कर दिया हमने, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज के लिए, तो कंटीजेंसीज के लिए कर दिया 90,000। कितना बनेगा टोटल, 5 2 7 और 1 8, 8,90,000। तो 17 लाख से अगर 8,90,000 को माइनस करेंगे तो जनाबे आली हमारे पास कितना 10,000 बचा। और 17 से 16 से 8 माइनस करेंगे तो हमारा बचना चाहिए 2,10,000। मैंने 8,90,000 सही लिखा है, 2 5 6 7, हाँ ठीक है, 7 8 9 9। यार इसमें इन्होंने, एक मिनट, शायद नोट्स में थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दिया है। तुम लोग टोटल सही करके लिख लेना। इन्होंने 2,10,000 लिखा है, लेकिन ये आना चाहिए 17 लाख से अगर हम कितना माइनस करेंगे राशिद, अगर 17 लाख से हम माइनस करेंगे ये कितना बचेगा, 610 या 510, हाँ 17 लाख से 8,90,000 माइनस करो, 8,10,000 बचेगा। यानी 17 लाख से 8,90,000 माइनस किया तो 8,10,000। नोट्स में जरा सही कर लेना, ये कहलाएगा रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस। समझ गए। तो आज के लेक्चर्स का ये है कि आपको ट्रांसफर की एंट्री सिखाई, प्रॉफिट की एंट्री सिखाई
और ये 3-4 एंट्री सिखाई। एंट्री की लॉजिक इसलिए डिस्कस की कि असल में हमें बनाना था ये स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। बोलो पहले जवाब दो मुझे जरा, नोट्स उस पे चैट पे समझ में आया ये बनाना? अबे ठहर जा, ये मुर्तजा के भरोसा नहीं मुझे। 17 लाख में से माइनस, सही है ना? बिल्कुल, बस खत्म हो गई बात। वो तो मुर्तजा का बोल रहा हूँ ना, मुर्तजा 8,10,000 आएगा। 8,10,000 भी लिखा है तो 81,000 लिखा है ना? ये तो इस लड़के को तो कसम से सामने हो, इसकी सुबह शाम 2 दफा छतरौल हो तब सही होगा। बोलो जवाब दो अब बाकी लोग, सादिया, वैस, फातिमा, बाकी लोग, तमाम लोग। समझ में आया स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग? अब टाइम कितना बचा राशिद मेरे पास? अबे यार खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा तो अब कोशिश ये करना बेटा कि 1-2 सवाल आगे जाके क्वेश्चन जहां पे है ना, वहां से ये क्वेश्चन के रिटेन अर्निंग का स्टेटमेंट बना के प्रैक्टिस करना। ये मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चन है आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन में पेज नंबर 211 पे जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, ठीक है, ये और 3 ट्राई करो, ये 3 ट्राई करो, फिर मैं इसको आगे लेके चलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 1, 2, 3। अब आज तो टाइम नहीं बचा मेरे पास, कल फिर मैं शुरू करूंगा, लेकिन कल इससे कॉस्ट अकाउंटिंग से और फिर इस सवालात को, इन क्वेश्चंस को चेक करूंगा, ठीक है। अब आ रहा है टाइमिंग का भी मुझे सिग्नल, फिर इंशाल्लाह इसको लेके आगे चलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।